मैंने बदलाव के लिए इवनिंग शिफ्ट में काम करने के लिए कहा था। मैं सिर्फ निराशाओं के साथ देर रात तक काम करके थक गई हूँ। भले ही मुझे कोई ऐसा न मिले जिसके साथ मैं खुद को देख सकूं, मैं कम से कम दूसरे लोगों की बातें सुनकर बोरियत तो दूर कर ही लूंगी। इसी तरह मैं खुद को बार के सामने खड़ी ड्रिंक्स के ऑर्डर का इंतजार करते हुए पाई। ये शनिवार की रात है और ये लग्जरी बार भीड़ से भरा है, जिसमें स्टाइलिश कपड़ों में सजे धजे लोग हैं। हालांकि मैंने अपनी काली और गुलाबी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, मैंने खुद को आकर्षक बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। असल में वेट्रेस को जितना हो सके उतना सुंदर दिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मैं शेफाली से मेकअप लगाने के तरीके सीख रही हूँ। मैं अभी भी इसमें बहुत माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे और उन महिलाओं से सीख रही हूँ जो ऐसी जगहों पर अक्सर आती हैं। वे कहते हैं कि जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो उसके हिसाब से कपड़े पहनो। ग्लैमरस लोगों का हिस्सा बनने के लिए चमकना सीखना पड़ता है, और मैं जितना हो सके उतना चमकने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पूरी ट्रे लेकर टेबल पर वापस जाती हूँ और ऑर्डर सर्व करती हूँ। दूसरी टेबल से मुझे बुलाया जाता है और मैं उनका ऑर्डर लेती हूँ। उनके मुश्किल ड्रिंक्स को एक्सपर्ट तरीके से लिख लेती हूँ। मैं इसमें काफ़ी माहिर हो गई हूँ। मैं बार में जाकर बारटेंडर को लिस्ट देती हूँ और फिर ऑर्डर तैयार होने का इंतजार करते हुए काउंटर से टेक लगाकर कस्टमर्स को देखती हूँ। ज्यादातर काम करने वाले प्रोफेशनल और बिजनेसमैन ही भीड़ में होते हैं। कभी कभी मुझे कुछ टीनेजर लड़कियां भी दिखती हैं जो मेकअप और स्टाइलिश कपड़ों की परतों के नीचे अपनी कम उम्र छिपाने की कोशिश कर रही होती हैं। वे हंस रही हैं, आदमियों की कंपनी एंजॉय कर रही हैं, और वे दोनों आदमी भी साफ तौर पर इसे एंजॉय कर रहे हैं। वे अक्सर अपनी साथी को छूते हैं। उनकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज में दिलचस्पी साफ दिखती है। दोनों लड़कियों में से किसी को भी फिजिकल कांटेक्ट से कोई दिक्कत नहीं लगती। क्या यही वजह है? क्या यही कारण है कि मैं अभी भी सिर्फ एक वेट्रेस हूँ? क्या इसीलिए कोई मुझे दोबारा देखता भी नहीं है? क्या मुझे खुद को और ज्यादा दिखाना चाहिए? मैं क्या गलत कर रही हूँ? वे वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। मैं हैरानी से चौंक जाती हूँ और आवाज की तरफ अपना सिर घुमाती हूँ। एक आदमी मेरे बगल में काउंटर पर बैठा है। उसके हाथ में एक गिलास है। माफ करना, वे लड़कियां, वह उन दो जवान औरतों की तरफ इशारा करता है जिन्हें मैं गौर से देख रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि वे क्या हैं? मुझे नहीं पता, मैं सोचती हूँ। मुझे लगता है कि वे दुनिया के जजमेंट के बिना थोड़ा मजा करने की कोशिश कर रहे हैं। वह हंसता है, एक नरम मधुर हंसी, और मैं उसे देखती हूँ। वह आदमी मेरे 22 साल से ज्यादा बड़ा नहीं है। वह निश्चित रूप से अपने 20 के दशक में लगता है। उसका चेहरा अच्छा है। उससे एक फ्रेंडली इंसान होने का एहसास होता है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ कोई भी कंफर्टेबल महसूस कर सकता है। सच में एक लड़का। रिवरसाइड बार में काम करने वाली एक वेट्रेस के लिए तुम बहुत भोली हो। उसकी आवाज में मजाक था, व्यंग्य नहीं, उसके शब्दों के उलट। वह फिर से उन औरतों की ओर इशारा करता है। मुझे बताओ कि जब तुम उन्हें देखती हो तो तुम्हें क्या दिखता है? मुझे जवानी दिखती है, मुझे खूबसूरती दिखती है, मुझे सुंदर कपड़े और आकर्षक मुस्कान दिखती है। मैं अपनी आवाज से उदास टोन पूरी तरह से हटा नहीं पाती। वे यहाँ आकर खुश हैं और उनके साथ जो लड़के हैं वे उन्हें खुश कर रहे हैं। वह फिर से हंसता है और मेरी कोहनी को छूता है जहां वह काउंटर पर रखी है। अब थोड़ा सिनिसिज्म आजमाओ और फिर से देखो, क्या तुम्हें वह बूढ़ी औरत दिख रही है जो उनके बूथ के ठीक बगल में बैठी है? भौहें से कोड़कर मैं वहां देखती हूँ जहां वह इशारा कर रहा है, और देखती हूँ कि वह सही है। सच में एक महंगी ड्रेस पहनी हुई औरत अगले बूथ में अकेली बैठी है जो उन दोनों कपल्स को चील की तरह देख रही है। मैं एक बार फिर कपल्स पर फोकस करती हूँ और देखती हूँ कि मैंने पहली बार क्या मिस किया था। लड़कियां सच में टीनेजर हैं या कम से कम बहुत छोटी हैं। उनकी स्किन बेदाग है, उनकी खूबसूरती कमाल की है। उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वे स्टाइलिश हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनके जवान शरीर की ओर ध्यान खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मैं इस बार उनके एक्सप्रेशन पर ध्यान देती हूँ, आलोचनात्मक तरीके से। लड़कों में मैंने पहले जो इंटरेस्ट देखा था वह वासना के बहुत करीब है। लड़कियां मुस्कुरा रही हैं दोनों, लेकिन उन मुस्कानों में अपील और अनिश्चितता मिली हुई है। वे एस्कॉर्ट्स? हाँ, मेरे बगल वाला लड़का बड़बड़ाता है। हाई एंड, क्लासी, बहुत महंगी, लेकिन फिर भी एस्कॉर्ट्स। वह सीधे मेरी आंखों में देखता है। तुम उनकी तरह नहीं बनना चाहती? मैं मुस्कुराती हूँ, हालांकि मुझे थोड़ा गुस्सा आता है कि उसने उनमें से एक बनने की मेरी इच्छा को समझ लिया, जबकि मुझे लगा था कि वे बस एंजॉय करने आए लोग हैं। और तुम्हें इसके बारे में क्या पता होगा? मैं जानबूझकर उसके महंगे कपड़ों को देखती हूँ। मुझे इतना तो पता है कि वेट्रेसिंग बेहतर है।
उसकी जवान आंखों में कड़वाहट देखकर मुझे हैरानी होती है, लेकिन वह कड़वाहट में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उसके कपड़े अमीरी दिखाते हैं, उसके हाथ चिकने हैं, एक भी खरोंच या कॉलस का निशान नहीं है, एक भी बाल इधर उधर नहीं। उसकी घड़ी उसकी कलाई पर चमक रही है। वह सिर से पैर तक एकदम परफेक्ट लग रहा है। तुम नहीं, शायद एस्कॉर्ट बनना बेहतर है। मुझे इस पर यकीन नहीं होता, सच में नहीं। लेकिन अमीर और मशहूर लोगों के पास रहना, जो एक ऐसी ड्रिंक खरीद सकते हैं जिसकी कीमत मेरे महीने भर के राशन के खर्च से ज्यादा है, मुझे अपने वर्किंग क्लास के उसूल छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तुम क्या चाहती हो? वह मुझसे पूछता है और मैं उसे घूरती हूँ। मैं सवाल सुनकर हैरान रह जाती हूँ। वह खुद को दोहराता है, तुम जिंदगी में क्या चाहती हो? थोड़ी देर बाद मैं सच सच जवाब देती हूँ, मुझसे पहले किसी ने यह सवाल नहीं पूछा। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। उसकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। मुझे नहीं पता। मैं इस अजनबी को, जिससे मैं यह अजीब बातचीत कर रही हूँ, सच नहीं बता सकती कि मैं यहाँ एक अनजान अमीर बेवकूफ को फंसाने आई हूँ ताकि वह मुझसे प्यार करने लगे और मुझसे शादी कर ले और मेरी बाकी जिंदगी मेरा ख्याल रखे। ज्यादातर मैं उसे यह नहीं दिखाना चाहती कि मैं कितनी बड़ी सनकी हूँ, इसलिए मैं उसे सबसे बेसिक सच बताती हूँ। मुझे लगता है वेट्रेस का काम छोड़ना। तो फिर क्या बनोगी? ये, मैं अपने सामने इशारा करती हूँ। तुम ये जिंदगी चाहती हो? हाँ, लेकिन ऐसी जिंदगी जहां मैं अपनी ड्रिंक्स खुद खरीद सकूं। कैसे? वो पूछता है और मैं मुस्कुराती हूँ। ओह, तुम ये नहीं जानना चाहोगे? तुम शायद मेरी सारी ख्वाहिशों का जवाब हो। मैं कंधे उचकाती हूँ। मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा लूंगी। बारटेंडर मुझे बुलाता है, जिससे हम जिस अजीब से माहौल में थे वह टूट जाता है। मैं ऑर्डर लेती हूँ और अगले 15 मिनट तक सर्व करने और नए ऑर्डर लेने में बिताती हूँ। जब मैं काउंटर पर लौटती हूँ तो वह जा चुका होता है, बिल्कुल उस रात मेरे उस अनजान अजनबी की तरह। लेकिन एरॉन के उलट, यह अजनबी मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छोड़ जाता है। मुझे मेरा प्यारा अजनबी पसंद है। मैं जिंदगी के रोजमर्रा के काम करती हूँ। मैं सुबह तड़के उठकर दूसरों के घरों में खाना बनाती हूँ और सफाई करती हूँ। मैं दोपहर 2 बजे तक मेड का काम करती हूँ और फिर 1-2 घंटे शेफाली के साथ बिताती हूँ। फिर मैं घर लौटकर अपनी माँ के साथ लंच करती हूँ और फिर आधी रात तक अपनी वेट्रेस की नौकरी पर चली जाती हूँ। हफ्ते बीत जाते हैं और मैं वहीं फंसी हुई हूँ जहाँ मैं महीनों पहले थी। वह वापस आ गया है, वही लड़का जिसने मुझसे पूछा था कि मैं क्या चाहती हूँ। जब मैं एक टेबल पर सर्व करके वापस आती हूँ तो वह मेरे लिए काउंटर पर बैठा होता है। मुझे अपने आप पता चल जाता है कि वह मेरा इंतजार कर रहा है। ये कोई बिजी रात नहीं है, क्योंकि ये हफ्ते का बीच का दिन है। हफ्ते के दिनों में बार आधी रात से पहले बंद हो जाता है। मैं खाली ट्रे काउंटर पर रखती हूँ और उसके बगल में बार स्टूल पर बैठ जाती हूँ, इतनी पास कि उसकी कोलोन की खुशबू आ सके, लेकिन इतनी भी पास नहीं कि छू सकूं। हाय, मैं शर्माते हुए ग्रीट करती हूँ। मुझे एक्साइटमेंट की एक लहर महसूस होती है। हाय प्रीति, तुमने कैसे? नाम का टैग आज यह तेज रोशनी में दिख रहा है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मैं पुनीत हूँ। मैं उससे हाथ मिलाती हूँ और अपनी बांह पर एक अजीब सी फीलिंग महसूस करती हूँ। ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे एडल्ट मेल को छू रही हूँ जो परिवार का नहीं है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। वह थोड़ी देर तक मुझे ध्यान से देखता है और फिर अचानक पूछता है, क्या तुमने पता लगा लिया? क्या? कि तुम्हें अपनी मनचाही जिंदगी कैसे मिलेगी? मैं खुद को मुस्कुराने से रोकने की कोशिश करती हूँ। चारा काम कर रहा है। मैं कंधे उचकाती हूँ। मैनेजमेंट में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ कुछ कोर्स हैं। वह सिर हिलाता है। क्या तुम एम्बिशियस हो? खास नहीं, बस चाहती हूँ कि जहां भी जाऊं अपना सिर ऊंचा रख सकूं। मैं शर्माते हुए जवाब देती हूँ, खैर, जितना मैं शर्मा सकती हूँ। और ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। मुझे मैनेजमेंट की नौकरी चाहिए। अगला सवाल इतना अचानक होता है कि मैं हैरान रह जाती हूँ। क्या तुम अपनी मनचाही जिंदगी का स्वाद लेना चाहती हो मिस प्रीति? उम्मा, क्यों ना तुम अभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर अपना सिर ऊंचा रखो? क्या वह मुझे डेट पर पूछ रहा है? मेरी शिफ्ट में अभी आधा घंटा बाकी है। मैं इंतजार करूंगा। वह बस इतना कहता है। काफी देर हो गई है। मैं हिचकिचाती हूँ। क्या अभी कुछ खुला होगा? तुम ये मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देती प्रीति? उसकी मुस्कान लुभावनी है, पूरी तरह से लड़कों वाला चार्म, और मैं खुद को उसकी मुस्कान का जवाब अपनी मुस्कान से देते हुए पाती हूँ। जब मैं अपने काम करती हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कता है और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि खुश वाली मुस्कान मेरे चेहरे पर ना आए। क्या हो रहा है? क्या इतने महीनों की निराशा के बाद ये सच में हो रहा है? ये इतना गलत क्यों लग रहा है?
लेकिन अपनी शिफ्ट के आखिर में मैं अपने कंधों को सीधा करती हूँ और अपनी ज़मीर को दबाकर शीशे में देखती हूँ, अपने मेकअप को फाइनल टच देती हूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं मिस प्रीति? आप अभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर शान से क्यों नहीं बैठती? क्या वह मुझे डेट पर पूछ रहा है? मेरी शिफ्ट में अभी आधा घंटा बाकी है। मैं इंतजार करूंगा, वह बस इतना कहता है। काफी देर हो गई है। मैं हिचकिचाती हूँ। क्या अब कुछ खुला होगा? आप ये मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देती प्रीति? उसकी मुस्कान बहुत आकर्षक है, बिल्कुल लड़कों वाला चार्म, और मैं खुद को उसकी मुस्कान का जवाब अपनी मुस्कान से देते हुए पाती हूँ। जब मैं अपने काम करती हूँ तो मेरा दिल जोर से धड़कता है और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि यह खुशी वाली मुस्कान मेरे चेहरे पर ना आए। ये क्या हो रहा है? क्या इतने महीनों की निराशा के बाद सच में ऐसा हो रहा है? ये इतना गलत क्यों लग रहा है? लेकिन अपनी शिफ्ट खत्म होने पर मैं अपने कंधों को सीधा करती हूँ और अपनी अंतरात्मा को दबाती हूँ जब मैं शीशे में देखकर अपने मेकअप को फाइनल टच देती हूँ। ये सिर्फ एक डेट है, हमें यहाँ ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इस तरह ये शुरू हुआ, एक डेट से दूसरी डेट, डिनर, डांसिंग, मूवी आउटिंग, 4 महीने की एनिवर्सरी, और फिर ये खूबसूरत स्पा होटल जो हरे भरे लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बना है। ये पुनीत वर्मा से मेरी जान पहचान की एनिवर्सरी है। मुझे पता चला है कि पुनीत दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का है। उसके पिता मकरंद वर्मा एक बिजनेसमैन हैं। किस चीज के, ये मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन लोग उनसे, वह शब्द क्या है, सावधान रहते हैं। लेकिन लोग उनके द्वारा दी जाने वाली शानदार पार्टियों का हिस्सा बनने के लिए भी बहुत उत्सुक लगते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैंने होटल के वेटिंग एरिया की टेबल पर रखी एक चमकदार मैगजीन में ऐसी ही एक पार्टी के बारे में एक आर्टिकल देखा था। हमारे रिश्ते में अभी बहुत जल्दी थी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। पुनीत जिस फैंसी कार में घूमता है और वह मुझे जिन सुपर महंगी जगहों पर ले जाता है, उससे अंदाजा लगाकर मैंने सही चुनाव किया है। कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने पहली ही कोशिश में इतना अच्छा चुनाव किया है। हे भगवान, मैं कितनी मतलबी लग रही हूँ, और यह पहली बार नहीं है जब मैं सोचती हूँ कि मुझ में और उन एस्कॉर्ट्स में क्या फर्क है जिनके बारे में पुनीत ने मुझे हमारी पहली मुलाकात में बताया था। शायद मैं उनसे भी बुरी हूँ, लेकिन कम से कम वे लड़कियां तो साफ साफ बताती हैं कि वे क्या हैं। हमेशा की तरह जब भी ये विचार आते हैं, मैं उन्हें जोर से दबा देती हूँ। मुझ जैसी लड़की अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन सकती, वरना मेरा भी वही हाल होगा जो मेरी माँ और मेरे पड़ोस की हर दूसरी औरत का हुआ है। अपनी तुच्छ जिंदगी के आखिर तक हड्डी पसली तोड़कर काम करने के लिए मजबूर, और बदले में कुछ भी नहीं। इसके अलावा मैं खुद से कहती हूँ, अगर मुझे सच में पुनीत पसंद है तो ये सब झूठ नहीं है। मुझे उसकी कंपनी एंजॉय करने का नाटक नहीं करना पड़ता। वह एक समझदार और प्यारा लड़का है। सिर्फ 27 साल का होने के बावजूद वह अभी भी रोमांस में यकीन करता है। हालांकि दूसरी बातों में वह उतना ही सनकी है जितना कोई अमीर बच्चा हो सकता है। उसे मेरे आसपास रहना पसंद है क्योंकि मैं एक गरीब वर्किंग क्लास लड़की हूँ और उसमें हीरो कॉम्प्लेक्स है। फिर भी मुझे हमारी बातचीत पसंद है, हल्की फुल्की, फिर भी थोड़ी सी शक वाली। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक बिच हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल और सनकी वाली। उसने अभी तक मुझसे ये कहा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मुझे पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड मान चुका है। उसे निश्चित रूप से मुझे अपने दोस्तों के सामने दिखाना पसंद है। बेशक ये दिखाने वाला हिस्सा तब शुरू हुआ जब मुझे उसके पैसे से पूरा मेकओवर मिला। ये रिट्रीट इसलिए है ताकि हम ये मान लें कि हमारे बीच चीजें सीरियस हैं। मैं निश्चित रूप से उस बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मुझे पुनीत वर्मा पसंद है, और अगर वह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है तो मैं बहुत खुशी से हाँ कह दूंगी। बाकी सब धीरे धीरे होगा, अगर मैं अपना रोल अच्छे से निभाऊंगी, जो मैं करूंगी। स्विमिंग एरिया में आराम करते हुए मैं अपनी हर्बल चाय पी रही हूँ। अगर लोग मुझे अभी देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। मैंने एक 1 पीस बिकिनी पहनी है जिसके साथ कमर पर सरोंग बंधा है, सेक्सी फिर भी शालीन। ये ध्यान में रखते हुए कि पुनीत और मैं पहली बार कैसे मिले थे, मैं हमेशा अपने कपड़ों के चुनाव को लेकर सचेत रहती हूँ। मैं अपनी स्किन दिखाते हुए भी एलिगेंस बनाए रखने की कोशिश करती हूँ। पुनीत को ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो फूहड़ कपड़े पहने। साथ ही मुझे उसके दोस्तों और परिवार पर भी अच्छा इंप्रेशन डालना है। हालांकि बाद वालों से मैं अभी तक मिली नहीं हूँ। एक चौड़ी किनारी वाली टोपी और सनग्लासेस के साथ मैं बहुत ही शानदार लग रही हूँ। मेरी स्किन तरोताज़ा हो गई है, मेरे हाथ पैर खड़ी मेहनत से ठीक होने लगे हैं, और मेरे बाल चतुराई से काटे और कलर किए गए हैं ताकि वे अच्छे दिखें। बेशक ये सब पुनीत के पैसे से हुआ है। मैंने मेड का काम छोड़ दिया है, लेकिन वेट्रेसिंग की नौकरी रखी है। जिंदगी में कभी पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। मुझ जैसी लड़कियों को हमेशा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, हमेशा।
एक सेफ्टी नेट, एक ऐसा जो कोई आदमी आपको नहीं दे सकता। आपको अपना खुद का सेफ्टी नेट बनना पड़ता है। मुझ पर एक साया पड़ता है और मैं ऊपर देखती हूँ। पुनीत मेरी तरफ मुस्कुराता है, एक खुश आदमी की मुस्कान। मुझे लगता है कि पिछली रात के बाद ऐसा ही होगा। मैं भी थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराती हूँ। वह मेरे पास झुककर मुझे होंठों पर किस करता है। मुझे किस वापस करने में थोड़ी झिझक हो रही है। पब्लिक में प्यार दिखाना मेरी आदत नहीं है। वह पीछे हटता है। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ क्यों होगा? तुम आज सुबह कम खुश लग रही हो। मैं शर्मा जाती हूँ और ये सच्ची शर्म है। कल रात हमने अपने रिश्ते को एक नए लेवल पर ले गए, जैसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। पुनीत काफी स्किल्ड लग रहा था, हालांकि मैं अभी भी पूरी तरह से आगे बढ़ने से बच रही हूँ। कन्फर्म सेल से पहले सारी अच्छी चीजें छोड़ देने का कोई मतलब नहीं है। धत तेरे की, मुझे इस तरह सोचना बंद करना होगा। मैं उसे धोखा नहीं दे रही हूँ। मुझे सच में पुनीत पसंद है, और उसमें नापसंद करने जैसा क्या है? अमीर, हैंडसम, जवान और भोला। मैं फिर से वही कर रही हूँ, अपने अफेयर को खराब कर रही हूँ। मैं अपनी सबसे बड़ी दुश्मन खुद हूँ। अपने नए डार्क ब्लॉन्ड बालों को एक जोरदार झटका देकर मैं अपने सामने खड़े आदमी पर ध्यान लगाती हूँ। पुनीत को मेरा शर्माना पसंद आया लगता है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अकड़ वाला हो गया। वह एक बार फिर अपने होंठ मेरे होंठों के पास लाता है और फुसफुसाता है। मेरी मासूम प्रीति अपनी ज्यादा एक्टिव अंतरात्मा को फिर से भड़कने से रोकने की कोशिश में, जो मुझे यकीन है कि मुझे मार डालेगी, मैं खुद को किस में झोंक देती हूँ। मेरी उंगलियां उसके कंधों से ऊपर जाकर उसके बालों में उलझ जाती हैं और मैं उसके होंठों को अपने होंठों से दबाती हूँ, किसको और गहरा करती हूँ। वह कराहता है और उसकी बाहें मुझे और कसकर अपनी तरफ खींच लेती हैं। मेरे अंदर एक अच्छी सी गर्मी दौड़ जाती है। जिस आदमी को आप पसंद करते हैं और जो आपको भी पसंद करता है, उससे किस करवाना एक अच्छा एहसास होता है, काफी अच्छा एहसास। पुनीत, एक आवाज हमारे पैशनेट मेकआउट सेशन में दखल देती है और पुनीत अपना मुंह मेरे मुंह से हटा लेता है, धीरे से फक बड़बड़ाते हुए। वह साफ तौर पर हिचकिचाहट के साथ उसे बुलाने वाली आवाज की तरफ मुड़ता है। मैं उसके पीछे से झांकती हूँ और देखती हूँ कि अब हम अकेले नहीं हैं। कुछ खतरनाक दिखने वाले आदमी हमें घूर रहे हैं। एक भारी भरकम आदमी ठीक सामने खड़ा है, जो पुनीत को नापसंदगी भरी नजर से घूर रहा है। मुंह बनाते हुए पुनीत सीधा खड़ा होता है और बड़बड़ाता है, गुड आफ्टरनून डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह मकरंद वर्मा है। वह आदमी निश्चित रूप से अपने नाम का ठीक उल्टा है। उसकी गोरी त्वचा, अच्छी सेहत और कभी धूप में बाहर न निकलने की निशानी है। उसका दबंग अंदाज बताता है कि यह एक ऐसा आदमी है जो सबका ध्यान खींचता है। जिस तरह से मकरंद वर्मा खुद को पेश करते हैं, उससे पता चलता है कि उन्हें अपनी कीमत का अच्छी तरह पता है और वह चाहते हैं कि दुनिया भी यह जाने। पुनीत के पिता एक डरावने आदमी हैं और अभी वह मुझे गंदी नजर से देख रहे हैं, जिससे उनके मेरे बारे में राय में कोई शक नहीं रह जाता। वह घूरना मुझे बताता है कि वह मुझे अपने जूतों के नीचे की धूल से भी कम समझते हैं। इतनी ज्यादा बेइज्जती होने पर झुक जाने का मन करता है, लेकिन मैं अपना सिर ऊंचा रखती हूँ और उसकी आंखों में देखती हूँ। मकरंद वर्मा का ध्यान वापस अपने बेटे पर जाता है। सवाल यह है कि जब तुम्हें राजस्थान में बुलाया गया था तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पुनीत के शरीर की तनाव भरी लाइनों से उसकी बेचैनी महसूस कर सकती हूँ जब वह जवाब देता है, मैंने पहले ही अपने क्लाइंट को बता दिया था कि उनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। यहाँ ऐसा क्या जरूरी है जिसके लिए तुम्हारी पर्सनल अटेंशन की जरूरत है? पुनीत अपने कंधे सीधे करता है और मैं उसे चुपचाप सपोर्ट देने के लिए अपने सनडेक से उठ जाती हूँ। मैं उसके पीछे कुछ कदम चलती हूँ और इस अजीब बातचीत को देख रहे आदमियों पर ध्यान से नजर डालती हूँ और फिर से देखती हूँ। एरॉन, मैं मंत्रमुग्ध होकर देखता रहता हूँ। जैसे ही वह लड़की अपनी कांपती हुई ठुड्डी ऊपर उठाती है और मकरंद वर्मा की तीखी नजर से मिलती है, मानो उसे जज करने की चुनौती दे रही हो, हिम्मत वाली। उसके बेटे के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, जो एक पैर से दूसरे पैर पर हिल रहा है, साफ तौर पर अपने पिता के साथ इस आमने सामने की मुलाकात पर पछता रहा है। सच कहूं तो छुट्टियों में अपने लवर्स के साथ पकड़े जाना कौन चाहेगा? मेरे अंदर कुछ बुरा सा महसूस होता है। मुझे हैरानी होती है कि पुनीत वर्मा और उस छोटी सी लड़की का ख्याल, जिसकी आंखों में बगावत है, मुझे गुस्सा दिलाता है। क्या वह उस रात की तरह अपनी पलकों से उसकी आंखों में देखती है, या जब उसे बुरा लगता है तो वह उसी तरह शर्माती है जैसे उस रात शर्माई थी? क्या जब वह अपनी उत्तेजना नहीं छिपा पाती तो उसके होंठ हल्के से खुल जाते हैं, जैसे उस रात खुले थे?
मैं मकरंद वर्मा को अपने बेटे को डांटते हुए नजरअंदाज करता हूँ, जबकि मैं उसके कुछ करने का इंतजार करता हूँ। वह डरी हुई लग रही है। कौन नहीं डरेगा? हथियारों का डीलर एक ताकतवर आदमी है और हिंसा उससे वैसे ही चिपकी रहती है जैसे वह महंगे सूट पहनता है जो उसे एक बेरहम बिजनेसमैन बनाते हैं। वह अपने लवर के पीछे खड़ी हो जाती है। लवर शब्द एक बार फिर मेरे दिमाग में आता है और मुझे चुभन सी महसूस होती है और वह वर्मा और मेरे बॉडीगार्ड्स को देखती है। उसकी शक भरी नजर मुझ पर पड़ती है और वापस आती है। उसकी गहरी भूरी आंखों में साफ तौर पर हैरानी दिखती है। प्रीति कुमारी सच में कांप जाती है। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरती है। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ है। उसकी आंखें मेरे और मेरे बॉडीगार्ड्स के बीच घूमती हैं। मुझे पता है कि पहली नजर में ये विशालकाय रूसी और स्कॉटिश लोग डरावने लग सकते हैं और मैं इंतजार करता हूँ कि लड़की के चेहरे पर वही डर दिखेगा जैसा किसी भी आम इंसान के चेहरे पर दिखता है। लेकिन एक बार फिर प्रीति कुमारी मुझे हैरान कर देती है। डर के बजाय उसके नुकीले फीचर्स पर गहरी सोच का भाव आ जाता है। वह उन सभी लोगों को देखती है जिनके पास हथियार हैं, जबकि मैं उसे देखता हूँ मेरे आदमियों और मकरंद वर्मा के आदमियों के बीच फर्क करता हूँ। वह जो भी देखती है उससे उसका मन बन जाता है और वह धीरे से अपने लवर पुनीत वर्मा की तरफ झुक जाती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? धत तेरे की, मैं फिर से वही सोच रहा हूँ। मुझे इससे क्यों फर्क पड़ रहा है? अगर कुछ है तो वह सही कर रही है। उसे अभी अपने लवर से चिपके रहना चाहिए। वह मकरंद वर्मा के गुस्से से बचने का उसका सबसे अच्छा मौका है। मैं भी बेशक इस बार ये सोच कि मैं खूबसूरत प्रीति को मकरंद वर्मा से बचाने के लिए तैयार रहूंगा मुझे हैरान नहीं करती। जिस तरह से मैंने 5 मिनट पहले उसे देखा तब से मेरा सोचने का तरीका काम कर रहा है। साथ ही यह भी कि मैं काफी समय से इस लड़की के बारे में फैंटेसी कर रहा हूँ। ये तो बस समय की बात थी कि मैं ये मान लेता कि मैं उसे चाहता हूँ। बहुत बुरा हुआ क्योंकि साफ है कि वह किसी और की है, कोई जो मुझसे छोटा है, कम थका हुआ है और कम खतरनाक है। मैं मकरंद वर्मा के वारिस को देखता हूँ। पुनीत वर्मा का चेहरा हैंडसम है। जिम में वर्कआउट करके उसने अच्छी बॉडी बनाई है। इससे भी जरूरी बात यह है कि जिस तरह से वह लड़की को देख रहा है उससे लगता है कि वह उस पर फिदा है, कम से कम अभी के लिए। क्या वह समय आने पर इस लड़की के लिए अपने पिता के खिलाफ जाएगा? क्या प्रीति कुमारी भी उस पर उतनी ही फिदा है? मैं उसे फिर से देखता हूँ। इस बार वह मकरंद वर्मा पर ध्यान दे रही है। अभी भी उसके चेहरे पर वही तेज और परखने वाला भाव है। उसका पूरा ध्यान अभी पिता और बेटे पर है और मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसे ठीक से देखता हूँ। लड़की के फीचर्स नॉर्मल हैं, न बहुत सुंदर न बहुत बदसूरत, लेकिन उसके पूरे होंठों के कर्व और जिस तरह से वह अपना सिर झुकाती है उसमें एक सेंसुअलिटी है। उसकी कमर की बनावट मैंने आज तक देखी सबसे सेक्सी है और यह बहुत बड़ी बात है। उसके भूरे बाल जो उसकी पीठ के निचले हिस्से तक पहुंचते हैं उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वह है उसकी आंखें। उसकी बड़ी, नम, गहरी, उदास आंखें। ये लड़की अपनी जिंदगी से नाखुश है। मैं उसे फिर से देखता हूँ। इस बार छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता हूँ, जैसे उसके नाखून। वे लंबे हैं और साफ तौर पर नकली हैं, लेकिन पॉलिश के नीचे उसकी हथेली पर खरोंचें और खुरदरी त्वचा मैनुअल लेबर का संकेत देती है। मुझे पता है कि वह एक वेट्रेस है, हाँ, लेकिन साफ तौर पर वह वेट्रेसिंग से ज्यादा काम करती है। मैंने सोचा था कि उसका शरीर पतला है, लेकिन अब मैं उसे वैसा ही देखता हूँ जैसा वह है, पतला और कुपोषित। चेहरा बहुत अच्छे से मेकअप किया हुआ है। मेकअप हल्का और वार्म है, लेकिन यह उसकी आंखों के नीचे के काले घेरों को पूरी तरह से छिपा नहीं पाता। ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है जो बेताब होकर फिट होने की कोशिश कर रही है। कोई हैरानी नहीं कि मकरंद वर्मा नाखुश है। कोई भी देख सकता है कि यह लड़की यहाँ की नहीं है। पुनीत वर्मा उसकी लीग से बिल्कुल बाहर है। उसने उसे पटाकर अच्छा किया है। हालांकि मैं एक सिनिक हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहता। मैं उसे शक का फायदा देना चाहता हूँ। मैं उसे गोल्ड डिगर नहीं कहना चाहता। फिलहाल मैंने इंतजार करने और देखने का फैसला किया है। वह अब मकरंद वर्मा को देख रही है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। उसके उस सुंदर से दिमाग में क्या चल रहा है? वह उस बेरहम हथियार डीलर से कैसे निपटेगी? मैं इसके बारे में सोच भी क्यों रहा हूँ? मकरंद वर्मा उसी पल अपनी डांट बंद कर देते हैं और मेरी तरफ मुड़ते हैं। उसके लिए सॉरी। वह अपने बेटे को हमारी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें अपने बेटे पुनीत से मिलवाता हूँ। पुनीत शर्मिंदा होकर, लेकिन चेहरे पर एकदम बेफिक्र भाव लिए, मेरा बढ़ाया हुआ हाथ पकड़ने के लिए अपने पैरों को हिलाता है। मैं समझ जाता हूँ कि यह सब दिखावा है।
पुनीत वर्मा शायद मकरंद वर्मा के बड़े और मुनाफे वाले हथियारों के बिजनेस का वारिस है, लेकिन वह इसमें दिलचस्पी नहीं रखता। मैं यह भी नोटिस करता हूँ कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे नजरअंदाज कर रहा है, जो अब पूल के पास अपनी सीट के पास खड़ी है और साफ तौर पर असहज दिख रही है। वह शायद उसकी दुनिया में नई है, अभी भी अपनी जगह को लेकर पक्का नहीं है। क्या वह उस रात मेरे मिलने के समय उसके साथ थी? क्या इसीलिए उसने मेरा ऑफर नहीं माना, या यह उससे भी नया है? इसका मतलब है कि मुझे उसे पाने का मौका मिल सकता है। मैं मुश्किल से अपने मन में चल रहे विचारों को रोकता हूँ। मैं उसे चुरा नहीं रहा हूँ। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए दो प्यार करने वालों के बीच आऊं। इसके अलावा ये एक बिजनेस ट्रिप है, अनजान लड़कियों को किडनैप करने का टूर नहीं। मिस्टर मिजराही, भारत में आपका स्वागत है। पुनीत वर्मा मुझसे मिलते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान चिपका लेता है। लगता है कोई गलत फहमी हुई है, वरना हम पहले ही मिल चुके होते। मैं अपने सन ग्लासेस सिर के ऊपर करता हूँ और मुस्कुराता हूँ। कोई बात नहीं, मैं देख सकता हूँ कि आपका समय बेहतर तरीके से बीता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान देता है। लड़की अकेली खड़ी उदास दिख रही है। वह उसकी तरफ देखती है, चुपचाप उससे अपने अगले कदम के बारे में पूछती है और पुनीत बहाना बनाकर चला जाता है। साफ तौर पर नाखुश होकर मकरंद वर्मा मुझे होटल के अंदर ले जाने के लिए होस्ट की ड्यूटी संभाल लेते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि पुनीत लड़की के गाल पर किस करता है और फिर उसे गले लगा लेता है। मेरे अंदर जलन जैसी कोई भावना उठती है और मैं जानबूझकर अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लेता हूँ। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। पिछले 6 महीनों से शुरुआती बातचीत पहले ही चल रही है और ये ट्रिप मकरंद वर्मा की तरफ से एक सद्भावना का इशारा था और मेरी इच्छा थी कि मैं कमिट करने से पहले अपने सभी संभावित पार्टनर्स से आमने सामने मिलूं। इस ट्रिप के दौरान मैं वर्मा के साथ जो डील करने जा रहा हूँ वह अब बस एक फॉर्मेलिटी है। मिजराही डिफेंस इंक मुझे लगभग 4 साल पहले तब मिली जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई और मैं उनका अकेला वारिस बन गया। हाँ, मेरी बड़ी बहन बोर्ड में है, लेकिन उसे हमारे फैमिली बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसका अपना एक सफल स्पा और रिजॉर्ट बिजनेस है जिसे वह अपने पति के साथ मिलकर चलाती है। मैंने स्कूल खत्म करने के तुरंत बाद कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। मेरा परिवार हमेशा से पारंपरिक रहा है और हमारी परवरिश पारंपरिक यहूदी सिद्धांतों के अनुसार हुई है। इसका मतलब था कि मेरी जिंदगी में कुछ भी शॉर्टकट से नहीं मिला। मैंने नीचे से काम करना शुरू किया और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। इससे मुझे नजरिया मिला, मुझे पता चला कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इससे मुझे तकनीकी और वित्तीय दोनों तरह से प्रैक्टिकल अनुभव मिला। इससे मुझे इंडस्ट्री की नब्ज समझने में भी मदद मिली। मेरे पिता खुद भी काफी प्रैक्टिकल इंसान थे और उन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। मेरे लिए सब कुछ तैयार था, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। जब से मैंने 4 साल पहले कमान संभाली है, तब से मैं अपने सभी मौजूदा क्लाइंट्स और संभावित क्लाइंट्स से मिल रहा हूँ। इसने मुझे पूरी दुनिया में घुमाया और मैंने इस प्रोसेस का पूरा आनंद लिया। मकरंद वर्मा मेरे क्लाइंट लिस्ट में एक नया नाम है। मेरी कंपनी पूरी तरह से एक नए तरह की मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने वाली कंपनियों में से एक है। दूसरा एकमात्र मैन्युफैक्चरर अमेरिकी सेना है। अब बाद वाला अभी तक अपने आविष्कार को दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है और उसने असल में इजरायली रक्षा उद्योग यानी मुझे उन्हें छोड़कर किसी और को इसे बेचने से मना कर दिया है। मैं मध्य पूर्व में उनके निहित स्वार्थों को देखते हुए उनकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन जो बात मुझे ठीक नहीं लगती वह यह है कि मुझे किसी भी दूसरे देश को सीधे बेचने से रोकना। भारत हथियारों के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक होने के नाते मेरे नए आविष्कार को पाने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन अंकल सैम के साथ अपनी हालिया दोस्ती के कारण वह मुझसे सीधे लेन देन नहीं कर पा रहा है। यहीं पर मकरंद वर्मा की एंट्री होती है। वर्मा न केवल भारत में सबसे बड़ा हथियारों का डीलर है, बल्कि जरूरत के समय वह अपनी सरकार का भरोसेमंद आदमी भी है। इसलिए मेरे व्यापार का उनके माध्यम से होना एक स्वाभाविक फैसला था। हम यहाँ इस खूबसूरत पहाड़ी जगह पर अगले 2 दिनों में अपने वकीलों के साथ अपनी डील की आखिरी और बारीक डिटेल्स पर बात करने और इस इलाके की दुनिया भर में मशहूर चाय पीते हुए और घूमते फिरते हुए साइन करने आए हैं। कौन कहता है कि आप बिजनेस के साथ मजे नहीं कर सकते?